नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे विश्व प्रसिद्ध लेखिका पूनम मनू जी की लिखी हुई कहानी कंफर्ट ज़ोन। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप सबसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आधी बीत चुकी सांझ की बेला में सूरज का तेज सलेटी बादलों की चपेट में आने पर भी इतना कम न था जितना कि होना चाहिए था, जितना कि वह सोच रही थी या होना चाहिए था, या उसके बिन सोचे भी हो सकता था। सूरज जिद्दी था, तभी तो इतने शत्रुओं की परवाह किए बिना भी दमक रहा था। कोई इच्छा भी तो हो सकती है उसकी, डूबने से पहले तैरने की, या ठहरने की, या फिर जीने की ही। कुछ तो अवश्य था। शाम के 7:30 हुए जा रहे थे, पर वह था कि अब भी ठहरा हुआ था। छठे माले के एक फ्लैट की बालकनी में बैठी वह आज डूबते सूरज को बड़ी तन्मयता से देखना चाहती थी। वह देखना चाहती थी कि कुछ भी उसकी पसंद का, भले आज उसका या किसी का भी, डूबना ही क्यों ना हो। डूबेंगे तभी तो निकलेंगे, और यदि आत्मनिष्ठा कम रही तो डूबना भी बेहतर। पता तो लगे उसे कि वह जीवित है भी या नहीं। बेख्याली में उसने अपने माथे पर हाथ फिराया। आह भरी और हर घड़ी बेकली, टेंशन और भीतर की घुटन से बाहर उभरे चित्र देखे। समय कितना बड़ा चित्रकार है। जीवित देह पर अपने मन की चित्रकारी कितने अनोखे ढंग से करता है। मनपसंद देह हो तो चित्र के रंग कितने खूबसूरत, और अगर कोई बदनसीब देह उसके चिढ़ के दायरे में आ जाए, ओहो हो, फिर तो देखो उसके स्वरूप बेरंग। उसके मुखमंडल तो क्या, उसके पूरे जिस्म समेत उसकी आत्मा तक पर कितनी बेढंगी चित्रकारी करता है। मानो अपनी सारी चिढ़ से रंग देना चाहता हो उसे, रंग विहीन भी कर देना चाहता हो। उससे उसका द्वेष साफ झलकता दिखाई पड़ता है। द्वेषी, बड़ा ही जलनखोर। इसके बनाए चित्र पर कौन उंगली उठा सकता है भला? उसने बेक मकसद ही मुंह बिचकाया, सामने स्टूल पर रखा चाय का खाली कप उठाया और रसोई में आ गई। चाय का स्वाद तो उसे पता ही नहीं चला। उसने कप धोते धोते समय सोचा। कप को उसके प्रॉपर प्लेस पर रखकर मुड़ी तो सामने खाली पड़े पूरे फ्लैट में किसी निषिद्ध भाव से घूरती रही। उसके बाद रसोई के सामने पड़ी डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ गई। सुधा, आज तुझे कोई फैसला करना ही होगा। दिल ने फैसले के लिए उकसाया उसे। अभी नहीं। दिल को डपटते हुए उसने अपना ध्यान कहीं दूसरी ओर लगाने का प्रयास किया। स्त्री को यदि उसी के घर में अपना एक कोना भी ना मिले, उसका अपना एक कोना भी ना मिले, तो वह भाग जाएगी एक दिन तुम्हारी दुनिया से दूर, बहुत दूर। वहां जहां भले ही पहले से ही उस जैसी स्त्रियों की भीड़ है, आश्रमों में, धर्मशालाओं में, मंदिरों के पास ठहरे तालाबों में, या किसी निर्जन वन के गहरे कुएं में। शादी के 25-30 बरस बाद गुरुओं की शरण में पहुंचने वाली स्त्रियों की भीड़ वह भीड़ है जो अपने खुद के घरों में खुलकर एक सांस लेने को भी तरसती रहती हैं रोज। मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ती ये स्त्रियां दरअसल वह स्त्रियां हैं जो मोक्ष के नाम पर देहरी को लांघते हुए केवल अपनी उस सांस को सोचती हैं जो उन्हें ये अनुभूति करा सके कि वे अभी तक जीवित हैं। दोपहर को पढ़ी किताब का एक के बाद एक दूसरा पैरा उसे याद आ गया। क्या लिखा है लिखने वाले ने भी। उसके हृदय से कोई टीस सी उठी और यादों के सूर्य के 7वें घोड़े की ओर दौड़ गई। वह अधिक तेजवान और उजला था, नहाया धोया, नवल सा। क्या कहेगा कोई, बच्चों के रहते भी यहाँ इस तरह। दिमाग की दीवारों पर जाले उगाए। माँ, क्या हुआ? आप कहाँ पे हो? प्रज्ञा ने जाने कब घर में प्रवेश किया और जाने कब उसने लाइट जलाई। कमरे में उजाले के फैलते ही, ओहो, क्या 8:30 हुए जा रहे हैं। घड़ी पर नजर जाते ही वह ऐसे हैरान रह गई जैसे वह कई सदियों से सोती रही हो, जबकि उसकी आंखों से नींद कई दिनों से नदारद थी। जाने किस भ्रमण पर गई। आजकल की उसकी अखियों के द्वार खटखटाए उसे हफ्तों बीत गए। कहाँ खोई हुई हो माँ? हाँ हाँ, 8:30 बज गए हैं। प्रज्ञा ने बैग कंधे से उतारा और डोसा इडली के पैकेट लिए वह रसोई की ओर बढ़ गई।
अरे कहीं नहीं, बस ऐसे ही पुराने दिन याद आ गए थे। चल जा, तू फ्रेश होकर आ, मैं तब तक टेबल पर सब लगा देती हूँ। बेटी को थके से स्वर में रोकते हुए माँ बोली। नहीं नहीं, बैठो माँ, आप बैठो, मैं लगा दूंगी। आप किसी भी बर्तन में खाना लगा देती हो, मुझे पसंद नहीं। कई बार आपको बताया कि इडली के लिए इन बर्तनों का प्रयोग करो और डोसे के लिए इनका, पर ना जाने क्यों आप ध्यान ही नहीं देती। मुझे मेरे पसंद के बर्तनों में ही खाना अच्छा लगता है। आप जानती हो ना, आप बैठो, मैं लगाती हूँ। बेटी ने बहुत प्यार से कहा, पर न जाने क्यों सुधा को लगा कि कहीं कुछ छिल गया है भीतर। क्या वह बेशौरी है? क्या उसे नहीं पता कि किस बर्तन का उपयोग कब किया जाता है, किस चीज के लिए किया जाता है? क्या वह कोई सलीका नहीं जानती? क्या उसकी खुद की बेटी ही उसे जाहिल समझती है? ठीक है, तू ही लगा ले। स्वर में कोई गर्मी नहीं थी, वह तटस्थ बैठी रही। माँ, मैंने कल बताया था ना, गली के नुक्कड़ पर बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट खुला है, वहीं से लाई हूँ। मैंने सोचा चलो आज यहाँ का टेस्ट करके देखते हैं। जितनी लग्न से बेटी खाने के पैकेट खोल रही थी, उतने ही कातर भाव से माँ उसे निहार रही थी। कितना ख्याल रखती है प्रज्ञा उसका, कुछ काम करने नहीं देती। रसोई से लेकर अपने फ्लैट की हर चीज अपने हाथ से रखी है, सजाई है उसने। जब भी वह उसकी मदद को आगे बढ़ती है, कितने लाड से रोक देती है उसे। माँ, आप रहने दो, अपने घर को मैं अपने हाथों से सजाना और संवारना चाहती हूँ। अपनी पूरी जिंदगी हमारी देखभाल में लगा दी आपने, अब हमें आपकी देखभाल करने दीजिए। उसका एक बेटा भी है, रोहन। रोहन विदेश गया तो बस वहीं का ही होकर रह गया। ले जाता है उसे भी कभी कभी अपने घर। उसकी बहू भी बहुत अच्छी है, नौकरों की कोई समस्या नहीं। वह भी कहती है, मम्मा आप बस आराम करो। यहाँ तक कि उसके कमरे की साज सज्जा देखभाल भी वह बड़े जतन से करती है। महेश को गए 2 वर्ष हो गए हैं, तब से उसके सब काम समाप्त हो गए। जब तक महेश रहे उसे बहुत काम थे, उनकी मर्जी के काम। आओ माँ। प्रज्ञा ने खाने की मेज की ओर इशारा करते हुए उसे कंधे से हिलाया। क्या हो जाता है उसे आजकल? कहाँ खोई रहती है वह? कौन से ख्यालों के गुबार हैं जो उसे ऊपर तक घेरे रहते हैं? कौन से घेरे हैं ये? तभी उसकी तंद्रा टूट जाती है। हाँ हाँ, मेज की ओर रुख करते उसके गले से घर घर आए शब्द। माँ, कैसा है डोसा? उसे खाने से मुत्तलिक कोई भी प्रतिक्रिया ना करते देख प्रज्ञा ने पूछ ही लिया। ठीक है। तू क्यों लाई बाजार से? मैं ही बना देती। तुझे तो बहुत पसंद है ना मेरे हाथ का बना डोसा सांभर। सुधा की आंखों में कोई चमक सी लहराई। कुछ अच्छा सुनने को तरसते कान लंबे से हो गए। ओहो माँ, 2 जन के लिए क्या झंझट करना, और फिर सारी रसोई उलट पुलट कर देती तुम मेरी। मेरे पास इतना वक्त कहाँ है जो बार बार इन चीजों में अपना समय बर्बाद करूं। ये वक्त की कमी का अफसोस था, या माँ द्वारा की गई उलट पुलट से उपजी खींच को? सोचते ही प्रज्ञा का स्वर शुष्क हो गया। पता नहीं क्यों। अरे तो क्या, मैं ही साफ कर देती और ठीक भी कर देती सब। तू क्यों परेशान होती है? मैं हूं ना। नहीं माँ प्लीज, आप अजीब तरीके से घर की सेटिंग करती हैं, मुझे नहीं भाती। मुझे मेरे तरीके से, मेरे नजरिए से रखी चीजें पसंद है। मेरा घर मेरा कंफर्ट जोन है, मुझे यहाँ किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं। प्रज्ञा ने सब कुछ बहुत लापरवाही से कहा, सोचते हुए, माँ है, माँ को तो कुछ नहीं चुभता। आपको याद है ना माँ, अपने अच्छे बड़े घर में भी मैं अपनी पसंद के एक कोने तक के लिए तरसती रही। यकायक स्वर तीखा हो गया प्रज्ञा का। हम्म, कोई बात नहीं, जैसा तुम्हारा मन चाहे। सुधा ने बात को वहीं रोका। बात पर रोक थी, सोच पर तो रोक नहीं थी ना। उसकी सोच में वह दिन तैर गए जब वह मकान मालकिन की हैसियत से महेश के घर में रहती थी। मकान मालकिन, बुरा सा मुंह बनाया उसने। भरे पूरे ससुराल में ब्याह कर आई तो वहां के छोटे से घर में 2 घड़ी खुलकर सांस लेने को भी तरसती रही। महेश के दूसरे शहर में तबादले पर उसकी जान में जान आई। किराए के मकान से बेहतर था अपने घर का विकल्प। अच्छी खासी बड़ी सी जगह को घर का रूप देने में उसने दिन रात एक कर दिया। दोनों बच्चों के बेडरूम्स, मास्टर बेडरूम, स्टडी रूम, पूजा रूम, हॉल और एक गेस्ट रूम बनवाया महेश ने। हालांकि नक्शा बनवाने से लेकर रंग रोगन करवाने तक सब में उसकी सलाह लेना नहीं भूले थे महेश।
भले उन्होंने उसमें हेर-फेर अपनी मर्जी के मुताबिक करवाया कई बार, पर मकान तैयार होते ही हर वस्तु, हर चीज अपनी पसंद की ही खरीद कर लाए महेश। अपनी पसंद की कोई चीज न वह ला पाई न रख पाई घर में। घनीभूत इच्छाओं के वशीभूत होते भी कागजों पर मालकिन कागजी ही रही। देखो सुधा, मेरे घर में मुझे मेरे तरीके से रहने दो। हर पुरुष में एक स्त्री होती है, महेश में उससे भी अधिक थी, किंतु उस स्त्री का हृदय डाह से भरा था, स्नेह से नहीं। माँ कहती है पुरुष हिंसात्मक प्रकृति का नहीं होता, परंतु वह स्त्री हित में सोचे इसमें संदेह है। गृह प्रवेश के दौरान सासू माँ का सामान मेहमान के कमरे में रखा गया, पर उसके बाद वह कमरा ही नहीं बल्कि सारा घर केवल और केवल सासू माँ के कब्जे में रहा। बाकी बेटों के यहाँ जाने या कुछ दिन उनके वहाँ रहने की बजाय उन्हें सुधा के घर में ही सबको बात बेबात बुलाना ज्यादा बेहतर लगता सासू माँ को। झाड़ू कहाँ रखा जाएगा, गमले में कौन से पौधे लगेंगे, रसोई के साथ साथ पूजा घर के कपाट कब खुलेंगे और कब बंद होंगे, इससे लेकर घर के हर कमरे के पर्दे तक महेश और उनकी माताजी ने अपनी पसंद से टंगवाए। यूं तो रोहन, महेश और सासू माँ के अलावा दिखने को घर में वह और प्रज्ञा भी थे, पर उन दोनों के लिए घर का कोई कोना था ही नहीं। प्रज्ञा के कमरे में आए दिन सासू माँ से मिलने आती उनकी बेटियों, बहनों, बहुओं का जमावड़ा था, तो उसके हिस्सों में कागजों पर आया उसका नाम। जिंदगी भर यही सोचती रही कि एक कोना मेरा भी हो, जहां पर मैं अपनी मर्जी का बिछाऊं, ओढ़ूं, सजाऊं, संवारूं, या कि गंदा ही छोड़ दूं। कितना कितना तरसती रही वह अपनी पसंद की बागवानी करने को। मायके में थी तो घर पर भाभीियों का अधिकार था, ससुराल आई तो यहाँ तो क्या ही कहना। सही तो कह रही है प्रज्ञा, उसका घर उसका कंफर्ट जोन होना ही चाहिए। उसने मन ही मन सोचा। विशाल शादी के लिए कब कह रहा है? सुधा ने बेमजा होदे डोसे का एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए बात पलटी। वो तो राजी है माँ, चाहे आज कर लो शादी। वह मैं ही, पापा को देखा था ना आपने, कैसे बाथरूम से लेकर अपने पूरे घर में अपनी ही मर्जी चलाते थे। तकिए के कवर तक में अपनी मर्जी रखते थे। सोफा यहाँ नहीं, अलमारी यहाँ नहीं, बेड ऐसे नहीं और कुर्सियां ऐसे नहीं, रसोई तक में उनकी हुकूमत। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि आपकी भी कोई पसंद होगी। ना बाबा ना, मैं ऐसे काट नहीं सकती जिंदगी। प्रज्ञा को उसके भविष्य की चिंताओं ने घेरा। ना प्रज्ञा, ऐसा नहीं कहते बेटा, सब ऐसे नहीं होते। मेरे भाइयों को देखो, दोनों भाभीियों की अपनी मर्जी चलती है। दोनों भाभियां क्या लाती हैं, कैसे घर को सजाती हैं, भाइयों को इससे कुछ भी लेना देना नहीं। उनके हुनर पर हर घड़ी रीझे रहते हैं। सुधा ने एक निश्वास भरी और छोड़ी। ठीक है माँ, देखते हैं, पर जल्दी नहीं। पहले अपनी हर बात रखूंगी उसके सामने। यदि उसे सब मंजूर होगा तभी शादी होगी, वरना नहीं। प्रज्ञा ने अपनी बात पूरी तरह क्लियर कर दी थी, स्वीकृति में गर्दन हिलाते हुए। हाँ हाँ बेटा, देख लो, जैसे भी करो। वैसे वह बहुत समझदार है। 2 साल हो गए तुम दोनों को साथ। जब भी आता है तुम्हारे हर हुनर की तारीफ ही करता है। मुझे नहीं लगता उसे तुम्हारी किसी भी बात से एतराज होगा। माँ ने उसकी चिंता दूर करने की एक हल्की सी कोशिश की। देखते हैं। प्रज्ञा ने बिना किसी जोश के बात को वहीं समेटा और जूठे बर्तन उठाकर सिंक की ओर चल दी। हाँ माँ, वो रोहन भैया का फोन आया था। पूछ रहे थे मकान बिका के नहीं। कल बुला लूं उस प्रॉपर्टी डीलर को? अब तो बहुत अच्छे रेट लग रहे हैं उसके। प्रज्ञा ने अपने पिता के बनवाए मकान को बेचने के लिए माँ से पूछा। देखो माँ, अकेले तो हम तुम्हें रहने नहीं देंगे। कभी मेरे पास तो कभी भैया के पास, आराम से रहना। बाकी बात रही घर बेचने से आई रकम की, तो वह हमने सोचा है कि उसकी आपके नाम की एफडी बनवा देंगे। एमबीए टॉपर रही प्रज्ञा को मैनेजिंग, मार्केटिंग और सेविंग्स की हर जानकारी थी। पिता के गुजरते ही वह माँ को अपने साथ ले आई थी। 2 साल से कभी इधर तो कभी उधर थी सुधा। प्रज्ञा की बात पर कई पल काठ बनी रही वह, मन मस्तिष्क में साए साए। माँ, प्रज्ञा अब जोर से चिल्लाई। हाँ, सुन रही हूँ ना। सुन, किसी भी डीलर को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। अभी मैं मकान नहीं बेचूंगी। और हाँ, मेरा टिकट भी बुक करवा दे जरा।
मैं भी अपने घर जाना चाहती हूँ अब। सुधा ने कई माह की अपनी कश्मकश से बाहर आकर अपना निर्णय सुनाया। प्रज्ञा हैरत से भरी, अपनी आशा के विपरीत माँ का निर्णय सुनते ही सकपकाई। माँ, अकेले कैसे? अकेली कहाँ हूँ, तुम सब हो ना मेरे साथ। जब दिल करे चले आया करना। मेरी जरूरत पड़ने पर जब चाहे मुझे बुला लेना। मैं आ जाऊंगी तुम दोनों के पास। पर आज से रहूंगी अपने ही घर में, अपने साथ, अपने कंफर्ट जोन में। गौर मर्ण मुख पर सुकून का उजास लिए वह अपने उस कक्ष की ओर मुड़ गई जिसकी चादर तकिए तक प्रज्ञा की पसंद के थे। तकिए के नीचे से पति की तस्वीर को निकालकर निहारती रही थी। मेरा कंफर्ट जोन तुम्हारे रहने से बाधित नहीं होता महेश। तुम आज भी मेरे साथ हो। मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा कोना नहीं सोचा जहाँ तुम ना हो। पर जाने क्यों मैं तुम्हारे हर कोने से बाहर थी। स्त्री का कंफर्ट जोन उसके साथी का हृदय होता है। यदि वहां जगह है तो घर में तो जगह मिल ही जाती है। खैर, कोई बात नहीं। आते परसों में सूरज से आंख मिचौली खेलने का मन ही मन वादा किया उसने। अपनों के प्रति उसके सभी दायित्व वह बड़ी जिम्मेदारी से निभा चुकी है। कुछ फर्ज अपने लिए भी हैं जो उसे अब निभा लेने ही चाहिए। उम्र के 55 बसंत इतने भी अधिक नहीं होते कि दूसरों के मोहताज हो जाएं हम। पति की तस्वीर को हृदय से लगाए आज बहुत दिनों बाद वह सुकून से सो रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।